हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। रेशियो की आज हमारी अगली क्लास है और इसमें आज की क्लास में हम रुपए पैसे वाले सवाल, सिक्के वाले सवाल, इलेक्शन वाले सवाल, ठीक है, और इसमें हम आय व्यय खर्चे वाले सवाल हल करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला सवाल है, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेची गई टिकट की संख्या में 23:21 के अनुपात में कमी आती है, तो राजस्व में कितनी वृद्धि हुई यदि पहले राजस्व 36,800 रुपये था। देखो, राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है कि एक टिकट की कीमत क्या है और कितनी टिकट बिक रही है। जैसे कि मान लो एक टिकट 5 रुपए की है और हमने 5 टिकट बेची, तो 25 रुपए हमारे पास राजस्व प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पर है कि टिकट का जो रेट है वो है 8:11 के मूल्य में, 8:11 के, और जो टिकट की संख्या है वो है 23:21 के रूप में, 23:21। आप देखो, 8 रुपए की एक टिकट और ऐसी 23 टिकट बिकी, तो राजस्व कितना प्राप्त होगा? 23,884। जबकि 11 रुपए की एक टिकट थी, बाद में जब मूल्य में वृद्धि हुई, जब मूल्य में वृद्धि हो गई, 8 से 11 हो गया, तो टिकट 23 से 21 ही बिकी, तो अब कितना राजस्व प्राप्त हुआ? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 231। यानी कि पहले राजस्व 184 यूनिट प्राप्त होता था, तो अब राजस्व हमें 231 यूनिट प्राप्त होता है। कितना एक्स्ट्रा प्राप्त होता है? ठीक है, ये देखते हैं कितना आएगा। 16 और 31, 47 यूनिट। ठीक है, अच्छा, ये कह रहे हैं कि यदि पहले राजस्व 36,800 था, जबकि पहले राजस्व था कितना? 184 यूनिट, तो 184 यूनिट के बराबर ही दे रखा है हमें कितना? 36,800 रुपये। कितना हो गया ये 2 गुना है इसका, यानी 200। एक यूनिट का मान आया 200 रुपये। आपसे पूछा है कि कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई है 47 यूनिट की, तो 47 इंटू एक यूनिट का मान है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 47 दूनी, ये 2 7 14 और 9, 9400 रुपये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है राजस्व के लिए। आप ये समझ लें कि राजस्व निकालते कहते हैं कैसे हैं, मूल्य और उसमें कितनी बिक्री हुई, इसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, स्थान ए से स्थान बी तक रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी का किराया 2500 रुपए और 2000 रुपए है। स्थान ए से बी तक एक रेलगाड़ी जाती है, तो उसका द्वितीय श्रेणी वाला एसी और तृतीय श्रेणी वाला एसी, इन दोनों के जो किराए हैं वो 2500 रुपए और 2000 रुपए है। यदि द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी का किराया 20% और 10% की वृद्धि की जाए उनके किरायों में, तो द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी के नए किरायों का अनुपात क्या होगा? यह आपसे पूछा है। ऐसे सवाल मैंने पिछली क्लासों में भी कराए हैं, वृद्धि करने वाले। देखो यहां पर क्या दे रखा है आपको, 2500 और 2000 रुपए के किराए दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें वृद्धि कितनी हुई है ये देखिए, 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि। 20% मतलब 1/5, यानी 5 की वृद्धि होकर ये हो जाएगा किराया 6/5, और ये वाला 10% की वृद्धि यानी कि 1/10, तो ये हो जाएगा 11/10। दोनों बात समझ में आई कि नहीं? 2500 रुपये पहले किराया था, 20% बढ़ गया यानी 5 पर 1 बढ़ गया, 6/5 हो गया, अब ये नया किराया बना। और ऐसे ही 2000 रुपये था तृतीय श्रेणी का,
और उसमें 10% की वृद्धि हुई, यानी वो 11/10 हो गया। अब ये पूछ रहे कि नया जो किराया बना है उसका रेशियो बताइए, आप अनुपात बताना है हमें। चलिए बता देते हैं। 0 से 1 0 खत्म, यहाँ 5 से 25, ठीक है, और ये दोनों 0, ये दोनों 0 कैंसिल, ये 2 से 3 बार, ठीक है, ये आया 15 और ये आया 11, यानी 15:11 नए किराए का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा, 15:11। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। चलिए अगला सवाल देखो, ये भी सेम ऐसा ही है, वृद्धि करने वाला। सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। एक फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। फलों का अनुपात अब क्या होगा? ठीक है, वो सवाल पिछला एसएससी से था और ये सवाल यूपी पुलिस एसआई में 2017 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर सवाल है। देखो लोग, सेम सवाल है बिल्कुल, जो पहले जैसा पहले था वैसा ही है। यहाँ पर 5:7:8 के रेशियो में दिए हैं सेब, संतरे और आम। ठीक है, अब इसमें कहा है 40% की वृद्धि इसमें हुई। 40% का मतलब होता है 2/5 की वृद्धि हुई, मतलब प्लस। 50% की वृद्धि, 50% मतलब 1/2, यानी 2 पर 1 की वृद्धि। 75% मतलब 3/4 और यहाँ पे हुई है वृद्धि, तीनों में ये वृद्धि हुई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए, तो जो पहले था 5, पहले जो संख्या थी 5, उसमें 2/5 वृद्धि हुई, यानी 5 पे 2 की वृद्धि हो गई, तो वो संख्या 7/5 होगी रेशियो। पहले थी संख्या 7, तो अब वो संख्या 3/2 हो गई, 2 पे 1 बढ़ गया, 3/2 हो गया। ठीक है, फिर अगला है यहाँ 8 और ये संख्या कितनी हो गई? 7/4 हो गई। क्लियर, समझ में आ गया होगा? आप कहेंगे हाँ जी। देखिए अब क्या करना है, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 8 से 4 से ये कैंसिल तो होगा। अब तो कुछ कटना नहीं है, कटना है, दोनों ओर से 7 जा रहा है, 7 7 7, तीनों में से गया। तो यहाँ पर बचा है 1, यहाँ बचा है 3/2 और यहाँ बचा है 2। तो इस 2 को हटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 2:3:2×4, 2:3:4 का अनुपात हो जाएगा नया, और ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर। बताइए भाई, समझ में आ गया सवाल? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, एक फर्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाती है और उनका अनुपात 3:7 हो जाता है। भर्ती के बाद फर्म में कार्य करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? ये आपसे पूछा है। देखिए, भर्ती की गई है और भर्ती के बाद में जो अनुपात है वो 3:4 का हो गया है। ठीक है, तो भर्ती के बाद इतने महिला पुरुष हो गए, इसका मतलब कितने हो गए टोटल? और 3 और 4 7 यूनिट हो गए। तो यानी कि जो आंसर होगा वो 3 और 4 7, यानी 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल। और 7 का मल्टीपल यहाँ पर कौन है? एक यही है, 210। तो बस यही 210 आंसर है, ज़्यादा हल नहीं करना था। ठीक है, चलिए अगर हल करें तो फिर क्या होगा समझिए। 70 पुरुष हैं, ठीक है, और 100 महिलाएं हैं। ये कह रहे हैं कि 70 पुरुष 100 महिलाएं काम करती हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुष और महिला दोनों की भर्ती की जाती है, समान संख्या में। यानी कि हम ये माने कि अगर इसमें भी हमने x महिला मिलाई है, x पुरुष मिलाए हैं, तो x ही महिला मिलाई है, समान संख्या में भर्ती करें। और भर्ती करने के बाद जो रेशियो बना है वो रेशियो 3:4 का बना है। क्लियर, समझ गए हो? चलिए हल करें तो 4 एकम 4x, 3x, 4x में से 3x गए तो बचा 1x बराबर
ये आएगा आपका 7 चौक 28 280 और ये आएगा 100 300। तो 300 माइनस 280 कितना आ जाएगा? x बराबर 20। x कितना आ गया? 20। और x वो संख्या है जो हमने समान भर्ती करी थी, यानी कि हमने पुरुष भी 20 मिलाए हैं और महिला भी 20 ही मिलाई हैं। तो अब भर्ती के बाद कितने हो गए? आप ये देखो, 70 पुरुष थे पहले, 100 महिलाएं थी, तो 100 और 70 170 तो थे ही पहले। अब 20 पुरुष मिले और 20 महिला मिली, यानी 40 और मिल गए, तो कितने हो गए? 210 हो गए और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए होंगे सवाल? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल, दो गांव की आबादी क्रमशः 1525 और 2600 है। यदि पहले गांव में पुरुष जनसंख्या से महिला जनसंख्या का अनुपात 27:34 है और दूसरे गांव में पुरुष से महिला की जनसंख्या का अनुपात 6:7 है, तो इन दोनों गांवों में पुरुष जनसंख्या से महिला जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? यह आपको बताना है भाई। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और एक दिमाग लगाने वाला सवाल है। देखिए, 1525 आबादी है, दो गांव की आबादी है, एक 1525 और एक 2600। 1525 और एक है 2600। इसमें दो हैं फीमेल और मेल, यहां पे भी फीमेल और मेल में बटा है रेशियो। देखो, पहले गांव में पुरुष जनसंख्या से महिला जनसंख्या का अनुपात 27:34 है, यानी महिला जनसंख्या का अनुपात पुरुष जनसंख्या से 27:34 है। 27:34, जबकि यहां पर 6:7 है। ठीक है, यहां रख लेते हैं इसे हम। कितना था? 27:34 और यहां था 6:7। ठीक है, तो इससे आप फीमेल निकालें, फीमेल और मेल निकाले अलग अलग। यहां 27 यूनिट मेल हैं, कितने में से? 27 और 34 कितने हुए? 61। 7 4 11 61। 61 में थे 27 पार्ट और ये 1525 का। ठीक है, देखो कितना आएगा? 61 दूनी 122, दो बार, यहाँ बचे 30, 305, ये 5 बार 25। यानी कि 61 से ये गया 25 बार, 25 × 27 ये होते हैं आपका 26, 676, 675। यानी कि जो फीमेल हैं 1525 में से 675 हैं। अगर 675 ये हैं तो बचे कितने? इसमें से घटा दो, ये आ जाएंगे आपका 850, 800, 600, 1400, ठीक 1525। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहाँ जो फीमेल है वो 6:7 के अनुपात में है, तो यानी कि 6 पार्ट फीमेल है। टोटल कितने में से? 6 और 7 13 में से, और ये कितने का? 2600 में से निकालना है। तो 13 दूनी 26, 200, 2 छिक्की 1200, यानी 1200 यहाँ फीमेल है। टोटल 2600 में से यदि 1200 फीमेल है तो मेल कितने हुए? 1400। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? इन दोनों गांवों में पुरुष जनसंख्या से महिला जनसंख्या का अनुपात क्या है? पुरुष जनसंख्या से महिला जनसंख्या, तो देखो पहले महिला जनसंख्या कितनी है? ये रही महिला और ये रही महिला, दोनों गांव में 675 और 1200, 1200 और 600 1875। और दूसरे मेल कितने हैं इसमें? 1400 और 800, ये हो जाएगा 2250। बस ये रेशियो पूछा है, आप इसको काट लीजिए। 0 से तो कटेगा नहीं, इसको काटो आप 25 से। 25 7 175, 25 5 125, 25 9 225, ये हो गया
15 से और काट दीजिए, 15 पंजे 75, 15 छिक्की 90, यानी 5:6 उसमें उस गांव दोनों गांवों को मिलाकर पुरुष और महिला का रेशियो आएगा 5:6 यानी 5/6। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आया हुआ सवाल है यूपी पुलिस एसआई का। वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है। इनमें से 55% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से बदलता नहीं है तो वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बताइए भाई कैसे होगा सवाल। देखो 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 55% ये होता है 11/20। 5% होता है 1/20 और 5 का ये 11 गुना है, 11 पंजे 55, तो 11 गुना इसको कर देंगे। 5% की वैल्यू 1/20 और ये 11 गुना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। ठीक, इसका मतलब यह है कि टोटल बच्चे यदि 20 हैं तो उनमें से 11 कौन है? लड़के। इसमें लिखा है 55% लड़के हैं, यानी कि 20 में से 11 लड़के हैं, तो लड़के लड़कियों का रेशियो लिख लेते हैं। 11 लड़के हैं, 9 लड़कियां हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, 12% की वृद्धि हुई दोनों में। 2017 में कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो कुल संख्या कितनी थी? 2500 थी। और 2500 में यदि 12% की वृद्धि होगी, 12/100, 25 12 कितना होगा? 300, यानी 300 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 2500 संख्या पहले थी, 2017 में 12% बढ़ गए बच्चे, तो 300 और बढ़ गए, 25 और 300 2800 हो गए। पूरे बच्चे कितने हो गए? 2800। जब बच्चे बढ़ गए तो यदि लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से बदलता नहीं है, यानी कि जो रेशियो है वो अभी भी वही है जो पहले था 11:9 का, बढ़ने के बाद भी रेशियो यही है 11:9 का। आपको बताना है कॉलेज में लड़कियां कितनी है। देखो जब बदलता नहीं है तो इसका मतलब 11 और 9 20 यूनिट की वैल्यू है 2800। हल करेंगे तो कितना आएगा? 0, इससे 14 दूनी 28, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 140। पूछ रहे हैं कॉलेज में लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां तो 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, इंटू 9 14 9 126 1260। 1260 उस कॉलेज में लड़कियां हैं। ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, एक्स और वाई की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है तथा पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 2:3 है और 3:4 है। यदि पिछले वर्ष उनकी कुल आय 56,000 रुपए थी तो वाई की वर्तमान आय क्या है? देखिए एक्स और वाई की आय जो दे रखी है प्रेजेंट में वो 5:8 दे रखी है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें ये वर्तमान में दी गई है। हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ वैल्यू दी गई है वो कब की दी गई है? पिछले वर्ष की दी गई है। पिछले वर्ष उनकी कुल आय, ये हमें पिछले वर्ष की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब हमारे पास रेशियो भी पिछले वर्ष का होना चाहिए दोनों का। तो हम पिछले वर्ष का रेशियो कैसे बनाएंगे? इन दोनों से। ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है 5, उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में जो रेशियो है वो ये है 2:3, यानी कि इस वैल्यू का 2/3 गुना पिछली वैल्यू थी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो पिछली वैल्यू का 3/2 हुई होगी। लास्ट वाली साल का 3/2 करेंगे तो ही तो प्रेजेंट साल का आएगा, प्रेजेंट साल की वैल्यू आएगी। तो लास्ट साल की अगर हमें रेशियो निकालना हो तो प्रेजेंट ईयर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा इसमें,
मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से, यानी कि प्रेजेंट ईयर का 2/3 कर देंगे तो लास्ट साल का रेशियो आ जाएगा। तो प्रेजेंट ईयर 5 थी, इसका क्या करना है हमें 2/3। अब ये किसका निकल आएगा, लास्ट ईयर का रेशियो आएगा निकल के, इससे हो गया इंटू 8। ये वर्तमान है, ऐसे इसका निकाले के ये वाला है इसका 3/4 कर दीजिए, तो इसका अभी क्या आ जाएगा, लास्ट ईयर का रेशियो आ जाएगा। वर्तमान ईयर से लास्ट ईयर का रेशियो हमने बना लिया। इससे कितना आया देखो, ये आ गया 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया और कुछ नहीं, 5, ये इधर पहुंच गया 9, 5:9। ये है पिछले साल का रेशियो, जबकि पिछले साल इनकम 56,000 थी और यहाँ पर टोटल कितना है 14, 9 और 5 14 यूनिट। 14 यूनिट कितने के बराबर, 56,000 रुपये। 14 चौक 56, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपये है। ठीक है, अच्छा ये जो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, यहां तो पूछिए वाई की वर्तमान इनकम बतानी है, वर्तमान इनकम। तो अब इस रेशियो से वर्तमान रेशियो बनाओ। इनका रेशियो पिछले साल 5:9 का था। ठीक है, तो हमें यहाँ केवल y पे बात करनी, क्योंकि y का पूछा गया है 9। ठीक है, जबकि y का जो रेशियो है पिछले साल का और वर्तमान साल का वो ये है 3:4। लास्ट साल और प्रेजेंट साल, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो ये है, जबकि लास्ट ईयर का रेशियो कितना है 9, जो कि कितना है 3 गुना। तो प्रेजेंट ईयर का कितना बन जाएगा, इसका 3 गुना कर देंगे तो हम 3 चौक 12 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 12 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12 गुणा 4, यानी कि 12 चौक 48,000 रुपये वर्तमान में उसकी इनकम होगी वाई की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सवाल, देखो बता देता हूं मैं एक बार। वर्तमान में जो रेशियो दे रखा है वो ये है, लेकिन हम इसे यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो टोटल डाटा दिया है वो पिछले वर्ष का दिया है, पिछले वर्ष का दिया दोनों का। इसका मतलब हमें ये रेशियो पिछले वर्ष में लेके जाना पड़ेगा। अब पिछला वर्ष में ले जाने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में तो ये रेशियो था जो 2 से 3 हुआ, यानी कि 2/3 कर देंगे हम इसी डाटा का, तो हम वापस पिछले साल पहुंच जाएंगे। तो इस डाटा का 2/3 किया तो पिछले साल पहुंच गया कौन, x। अब ऐसे ही y था, वर्तमान में था 8 और इसका हमने 3/4 किया तो ये भी पहुंच गया पिछले साल लास्ट ईयर में। तो दोनों का लास्ट ईयर का जो डाटा आया वो आया 5:9। टोटल 9 और 5 की वैल्यू 14, 14 चौक 56, यानी 1 यूनिट का मान आया 4,000, लेकिन ये आया है पिछले साल का डाटा। अब इससे वापस वर्तमान ईयर में आना है तो ये 5 अनुपात ये जो 9 है ये 3:4 के अनुपात में था, 3:4 के अनुपात में, यानी 3 की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू 12 होगी, यानी हमें वर्तमान में 12 यूनिट का मान निकालना है, इसलिए ये वैल्यू 48,000 रुपये आएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए भाई, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच का अंतर क्या है। देखो भाई, इनकम कितनी है, ए और बी की इनकम का जो अनुपात है, ए और बी आय का अनुपात आपका 3:5 है। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। वो क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपये बचाते हैं। कितने कितने बचाते हैं, 16,000 और 26,000 रुपये की बचत करते हैं। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, पिछले क्लास में मैंने बताया था क्या करना है, आप कहेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना होता है। इसमें 3 सत्ते 21 और 5 चौक 20, 21 माइनस 20 कितना आएगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस के बराबर। इसका करेंगे 26 चौक 108 और यहाँ पर ये 16 सत्ते 112 है,
108, 112 कितने का डिफरेंस? 4000 का। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई 4000। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है उनके व्यय के बीच का अंतर बताना है। अच्छा, व्यय के बीच का अंतर बताना है, तो इसका मतलब व्यय को ऊपर करेंगे हम, आय को नीचे करेंगे। ठीक है, डिफरेंस यदि व्यय में पूछा है तो हम व्यय को ऊपर कर देंगे। देखिए, ये है व्यय और ये है आय। व्यय का रेशियो है हमारा कितना? 4:7 और ये है हमारा 3:5। ठीक है, कितना दे रखा है? 16,000 और 26,000। चलिए, ये 5 चौक 20 और 7 21 यानी वही 1 यूनिट। ये कितना आएगा? 26 × 78 और 16 × 5 80। 78 80 का डिफरेंस 2000। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 2000 रुपये। आपसे पूछा उनके व्यय के बीच का अंतर बताइए। व्यय के बीच का अंतर है 3 यूनिट। उनका व्यय दोनों में डिफरेंस कितने का? 3 यूनिट का है। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम आय को ऊपर कर देते हैं तो वो जो यूनिट की वैल्यू जो निकलेगी उससे हम इनकम निकाल पाएंगे, व्यय नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम व्यय को ऊपर कर देते हैं तो हम व्यय के बारे में बता पाएंगे, और सवाल में व्यय के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक्स और वाई के मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों में से प्रत्येक प्रति महीने 5,000 रुपए की बचत करते हैं तो एक ही मासिक इनकम क्या है? देखिए भाई, एक्स और वाई जो इनकम है उसका रेशियो 3:5 है, और जो एक्सपेंडिचर है उनका व्यय है वो है 1:2। ठीक है, दोनों प्रति महीने कितने रुपए बचाते हैं? 5,000। तो दोनों यहां पर 5,000 रुपए और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। ठीक है, उनकी मासिक इनकम बतानी है। क्या करना है? वही काम, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। 6 में से 5 गया तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर? 5 एकम 5,000, 5 दूनी 10,000। 5,000 में से 10,000 गए तो बचे 5,000। ये बात समझ में आई कि नहीं? 5 एकम 5,000, 5,000 दूनी 10,000, 10,000 ये हो गए 10,000, ये हो गए 5,000। 10,000 में से 5,000 घटा देंगे तो बचेंगे 5,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 5,000। आपसे पूछा है एक्स की मासिक इनकम बताओ, और एक्स की मासिक इनकम 3 यूनिट है, तो हमें 3 यूनिट का मान बताना है। 1 यूनिट का मान 5,000, तो 3 यूनिट का मान 5 दिया 15,000 रुपये एक्स की मासिक इनकम हो जाएगी। ऑप्शन डी ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे सवाल को? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का किराया और बस का किराया 3:4 के अनुपात में है। यदि रेलगाड़ी का किराया 20% बढ़ जाता है और बस का किराया 30% बढ़ जाता है तो रेलगाड़ी और बस के संशोधित किरायों का अनुपात क्या होगा? ऐसा सवाल पहले 1-2 और आ चुके हैं, सेम सवाल है। रेशियो को किस तरीके से बढ़ाना है हमें? देखो, पहले जो किराया है वो 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि यदि रेलगाड़ी का किराया 20% से बढ़ जाता है और बस का किराया 30% से बढ़ जाता है। अब 20% और 30% यदि बढ़ाना है तो यहां दशमलव में आएगा। दशमलव ना आए इसके लिए हमें क्या करना है? एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं अपने मन से, यानी इसे 30 और इसे 40 मान लेते हैं। अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 20% बढ़ाना है। 20% मतलब होता है 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ा देंगे तो किराया कितना हो जाएगा? 6/5। तो जो 30 था वो 6/5 हो गया 20% बढ़ने के बाद। ठीक है, और जो 40 था वो कितना बढ़ा है? 30%। और 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 पर 3 बढ़ गया, तो जो 40 था वो 13/10 हो गया।
अब हमें क्या लेना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, हल करेंगे 0 और ये आ जाएगा 5 6 30, 6, 2 से काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और इसको फिर और काट लो, 2 तिया 6, यानी 3 तिया 9 रेशियो 13। 9 रेशियो 13 हो जाएगा उनका संशोधित किराया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 9/13 है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा सवाल। बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपके चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंग को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। एक डाई बनाई गई है जिसमें लाल और पीले रंग का इस्तेमाल किया गया है 2:5 के अनुपात में। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाता है तो बनने वाली नई डाई में पीले रंग का परसेंट क्या होगा? यह सवाल यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ है। 2:5 के अनुपात में लाल और पीले रंग की डाई ली है, 2:5 के अनुपात। ठीक है, रेड और येलो लिया गया है। यदि इसमें लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाता है, लाल रंग रेड वाले को 25%, अब 25%, 2 का 25% निकालेंगे दशमलव में आएगा। फिर से वही करो, दशमलव ना बने इसके लिए क्या कर दो, एक 0 बढ़ा दो। अब देखिए 25% का मतलब होता है चौथाई पार्ट, 100% मतलब पूरा पार्ट, 50% आधा, 25% उसका भी आधा। तो यही काम कर सकते हैं हम, इसको तो मुझे मानी निकाल सकते हैं। 25% का मतलब है, या तो 25% डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, 25% मतलब 1/4, 4 पंजे 20, 5 होता है। या फिर आप ऐसे निकाल लो कि इसका 10% मतलब आधा, इसका करेंगे हम 50%, तो आधा हो जाएगा 10, और आधा करेंगे 10 का भी, तो वो हो जाएगा 25% यानी 5। तो 25% की वैल्यू 5 आ गई। तो जब इसको 5 बढ़ा दिया जाता है रेड रंग को, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 25। लेकिन येलो को नहीं बढ़ाया जाता है, ये रहता है इतना ही। लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाता है, तब नई बनने वाली डाई में पीले रंग का परसेंट क्या होगा? अब आप देखिए, अब नया रेशियो बन गया ये, क्योंकि पीला तो बढ़ाया नहीं गया है। तो रेशियो बना 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये रेशियो है। तो अब आपसे पूछा है पीले रंग का परसेंट, तो पीला कितना है इसमें, 2। टोटल कितने में से, टोटल 3 में से, 1 रेड 2 पीला, टोटल 3 यूनिट में से 2 यूनिट पीला है। आपको परसेंटेज बनाना है इसका, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 66 सही 2/3% या 66.67%। ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ गए होंगे सवाल को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या करना है इसमें, ए और बी की इनकम का रेशियो है 2:3। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये इनकम है, इनकम का रेशियो है 2:3। ठीक, और जो व्यय है उनका एक्सपेंडिचर, ये 1:2 है। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त दी है कि बी का व्यय का 90% ए की इनकम के बराबर है। बी की व्यय का 90% ए की इनकम के बराबर है, ये शर्त हमें लगानी है। अगर ए और बी में कोई कनेक्शन, अगर ये कह रहे हैं कि ये बैठाना है, ये इनको बताना है कि ए और बी में किस तरीके से बैलेंस होगा, उससे पहले आपको ये करना है कि ए और बी, ए की इनकम और बी का व्यय बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पहले से बराबर है। तो हमें बराबर तो करने की जरूरत है नहीं। अब इसकी दूसरी शर्त को हम फॉलो कर देते हैं। इसने कहा है कि ए का बी के व्यय का इसका 90% यानी कि 0.9, 90% मतलब यही होता है 90/100, यानी इसको इस 10 से भाग दे देते हैं तो 0.9 आएगा।
यानी कि 0.9 का मल्टीपल है ये। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा नया। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी 1.8। ये आ जाएगा 1.8, ठीक है। और इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 × 27 यानी कि 2.7। चलिए मैं अगली दूसरी जगह लिख देता हूं। यहां लिख देते हैं नीचे। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9 दूनी 18 यानी 1.8। ये हो जाएगा आपका 2.7, ठीक है, इनकम। और एक्सपेंडिचर रहेगा हमारा 1:2। तो ये हो जाएगी नई इनकम और ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर नई शर्त के मुताबिक। ये इसका अब 90% है। 2 का 90% ही 1.8 होता है, जो कि इस शर्त को फॉलो करता है कि बी के व्यय का 90% कर देंगे तो ए की इनकम होनी चाहिए। तो बी की इनकम का 90% निकाल देंगे तो 1.8 आएगा। अब पूछा है आपसे ए और बी की बचत का अनुपात बताओ, तो बचत निकाल सकते हैं। इतना कमाता है, इतना खर्च करता है, तो बचत कितनी हुई? 1.8 कमाता है, 1 खर्च करता है, तो बचाता है 0.8 अनुपात। 2.7 बी कमाता है और 2 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 0.7। रेशियो लेना है, दशमलव हटा दीजिए, यानी कि 8:7 इनकी बचत का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए होंगे सवाल? वेरी गुड। चलिए बढ़ते रहिए आगे, समझते रहिए अच्छे से सवालों को। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी की आय की दुगनी है तो ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। देखो ये सवाल पहले जैसा ही है बिल्कुल, बस यहाँ कंडीशन किस तरीके से बदली है। यहाँ भी इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का भी दे रखा है। वहां शर्त थी कि बी के व्यय का 90% ए के बराबर है, ए की आय के। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि ए की आय बी के व्यय के 2 गुने के बराबर। वहां 90% के बराबर, यहाँ 2 गुने के बराबर शर्त दे रखी है, बस ये अलग है। तो हम यहाँ देखेंगे ए और बी, इनकम क्या दे रखी है? 5:3, जबकि एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है? 9:5, ठीक है। अब क्या शर्त दी है? शर्त है ए की आय बी के व्यय का 2 गुना, बी के व्यय का 2 गुना। तो 2 गुना 3 गुना जब करेंगे, जब मैंने अभी बताई थी कि पहले ए और बी के इसकी आय और इसका व्यय बराबर होने चाहिए, तो ये तो बराबर है पहले से। बी का व्यय और ए की आय दोनों 5-5 है, बराबर है। अब ये शर्त लगा देते हैं कि बी के व्यय का 2 गुना ए की इनकम है, तो इसको 2 गुना कर देंगे हम। बी का जो व्यय है उसका जस्ट 2 गुना ए की इनकम है, तो कर दीजिए क्या आएगा इनकम। अब नहीं क्या बन जाएगी हमारी, यदि 2 गुना कर देते हैं तो ये बन जाएगी 5 दूनी 10 रेशियो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा हमारा 9 रेशियो, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे? ये हो गया इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि 10 ए जो है 10 कमाता है, 9 खर्च करता है, रेशियो आया। बचत कितनी आई? 1 यूनिट। ऐसे ही बी 6 कमाता है, 5 खर्च करता है, मतलब 1 यूनिट बचत करता है। और आपसे यही पूछा गया है कि ए और बी की बचत का अनुपात क्या है, तो बचत का अनुपात 1:1 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समझे भैया? चलिए आगे चलें। आगे देखिए भाई अगला सवाल, बड़ा सुंदर सवाल है ये। ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है। देखिए पूरा सवाल सेम है। सबसे पहले सवाल में आया था 90% के बराबर है, दूसरे में आया था 2 गुने के बराबर है, और तीसरे में आया है कि 80% के बराबर है। सेम सवाल है बिल्कुल। ए और बी रेशियो 1:2 इनकम का, और एक्सपेंडिचर का क्या है? रेशियो है 2:3। अब शर्त क्या है कि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है। इसके इनकम का 80% इसके बराबर है।
अब इसमें कोई भी परसेंट लगाना है या दोगुना तिगुना करना है, उससे पहले ये है कि ये और ये बराबर होनी चाहिए। इससे पहले दोनों सवालों में ये और ये बराबर मिले थे, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए इस लाइन में हमें पहले 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 है, 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 तो गुणा ये वाला होगा। अब ये बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो अब b का 80% मतलब 0.8, इसका इसमें भाग देंगे 10 का तो ये आएगा 0.8, यानी 0.8 गुना और करना है अभी। ठीक है, अब बनाइए नया इनकम, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 8 × 24 यानी 2.4, 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक इसमें करेंगे तो 2.4 एकम 2.4, इसमें करेंगे 24 दूनी 48 यानी 4.8। ये आया इनकम। अब एक्सपेंडिचर क्या बना? एक्सपेंडिचर में तो कुछ गुणा हुआ ही नहीं, सेम है, 2:3। आपसे पूछा क्या है? बी की बचत का ए की बचत से अनुपात, बी की बचत का ए की बचत से अनुपात बताइए। क्या बताना है? देखो, बचत निकालो दोनों की। 2.4 कमाता है, 2 खर्च कर देता है, यानी 0.4 की बचत करता है। इधर देखिए, 4.8 कमाता है, 3 खर्च कर देता है, इसका मतलब 1.8 बचाता है। तो बचत का रेशियो बना लो भाई, क्या आएगा? पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 से तो ये कट नहीं पाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, यानी 2:9। लेकिन इसमें पूछा क्या है? बी की बचत का ए की बचत से अनुपात, ए की बचत से अनुपात 2:9 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे प्रति माह 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय में क्या अंतर है, ये बताना है। अब तो बहुत सारे आय व्यय के सवाल मैंने करा दिए हैं, इसमें आप कर सकते हैं इसको। बताइए कैसे होगा। देखिए, इनकम का जो रेशियो है वो है 11:13 और उनके व्यय का जो अनुपात है वो है 9:11। वे प्रति माह 4,000 रुपये बचाते हैं, दोनों ही 4,000 रुपये बचत करते हैं। देखिए, ये हम इस सवाल को एक नई तरीके से हल करते हैं। वैसे आप उससे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। इस तरीके से यहाँ 4,000 रखेंगे, यहाँ 4,000 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल लेंगे इनकम की। दूसरा, आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ देखिए, 11 कमाया, 9 खर्च किया, यानी कितने यूनिट बचाया है इसने? 2 यूनिट। जबकि यहाँ पर 13 कमाया और 11 खर्च किया, कितने यूनिट बचाया? 2 यूनिट। तो यहाँ जब बैलेंस है पहले से ही कि ये 11 कमाता है, 2 खर्च करता है, इसका मतलब 2 बचाता है, और 13 कमाता है और 11 खर्च करता है, मतलब 2 यूनिट बचाता है। तो यहाँ भी 2 यूनिट बचाता है, यहाँ भी 2 यूनिट बचाता है। दोनों ही प्रत्येक 2 यूनिट बचाते हैं, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि दोनों ही प्रति माह 4,000 रुपये बचाते हैं। इसका मतलब इसी 2 यूनिट की वैल्यू 4,000 है। 2 यूनिट की वैल्यू 4,000। आपसे पूछा है कि उनकी आय में कितने रुपए का अंतर है, तो उनकी आय में कितने यूनिट का अंतर है भाई? ये 11 यूनिट कमाता है, 13 यूनिट कमाता है। दोनों की इनकम तो यही है ना। इनकम में कितने यूनिट का फर्क है दोनों में? 2 यूनिट का। तो हमें 2 यूनिट का मान निकालना है और 2 यूनिट का मान तो हमने निकाल ही लिया। अभी 2 यूनिट का मान 4,000, इसका मतलब 4,000 ही आंसर है, ऑप्शन सी है ना। कितना अच्छा सवाल। चलिए भाई आगे बढ़े हम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, एक बैग में, हाँ ये सवाल आ गए आपके रुपए पैसे वाले, सिक्के वाले सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल पूछा जाता है आपसे सिक्के का। देखिए, एक बैग में 4, 5 और 8 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपए है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। देखो, इसको कैसे करना होता है आप समझिए। सिक्के का जो अनुपात है वो है 4:5:8। ठीक है भाई, ये क्या है? सिक्कों की संख्या। ठीक है, और एक होता है मुद्रा, कौन सी है? 1 रुपए के हैं क्या, 54 के हैं, 58 के हैं, क्या है?
मुद्रा है हमारे पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के। ठीक, मुद्रा और सिक्कों की संख्या दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वही बनता है मूल्य। कि इस सब में इस जो पोटली बनी है रुपए पैसे सिक्कों की, इसका मूल्य कितना हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4 रुपए, रेशियो 5 दूनी 10 रुपए और 8 पंजे 40 रुपए, ये सब रुपए में बने। तो इसका मूल्य कितना बना, 40 और 10 50 और 4 54 यूनिट इस पोटली का मूल्य है, 54 यूनिट। जबकि हम कह रहे हैं कि पोटली में तो 432 रुपए है, इसमें कुल संख्या कितनी है 432, तो 54 की वैल्यू ही हमें 432 दी गई है। हल करो, निकालो एक का मान क्या आएगा। ये आप निकाल सकते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 छिक्की 54, 9 से काटो इसे, 9 चौक 36, 7 9 8 72, 48 6 48 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई 8। ठीक है, आपसे पूछा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 5, यानी हमें 5 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान यदि 8 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं उस पोटली के अंदर, 40। आप ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। आगे चले, चलिए अगला सवाल देखिए। एक पर्स में 10 रुपए 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। तो पर्स में कुल कितने रुपए हैं, ये बताना है भाई आपको। देखिए 10 रुपए के हैं और 50 रुपए के नोट हैं और ये 1:2 के अनुपात में है। ये हो गई कि मुद्रा कौन सी यूज कर रहे हैं हम, 10 रुपए के और 5 रुपए के। और ये है हमारे पास नोट या सिक्के, या सिक्के तो नहीं लिए हैं या नोट लिए गए हैं। और नोट और उनकी मुद्रा दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या बनाता है, उसका मूल्य बनाता है। इसका मतलब इसका मूल्य कितना हुआ, 10 एकम 10 और इसका हुआ 100। तो टोटल उस पोटली का मूल्य कितना हुआ, 110 यूनिट। समझ गए। अब यहां क्या दिया है, यहां दिया है नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है और उसमें कुल नोट 12 है, 12 नोट है उसमें और 1:2 के अनुपात में है। इसका मतलब टोटल कितने यूनिट नोट हैं, 3 यूनिट। और जबकि नोट हैं कितने, 12, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 4। इसका मतलब जब 1 यूनिट का मान 4 है तो वहां नोट कितने हुए, आप ये देखिए, 4 एकम 4, 1 यूनिट का मान 4 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, यहाँ 4, और 2 यूनिट का कितना आ जाएगा, यहाँ 8। भाई 12 नोट हैं जिनमें से 4 इसके हैं तो 8 इसके हैं, 8 और 4 12 नोट हो गए टोटल। तो नोट यहाँ दिए गए हैं। अब वैल्यू निकाल लो इनकी, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। चाहे तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आई 4 तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 चौक 44, 440 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप यहां से भी बना सकते हैं, 10 रुपए का एक नोट है, ऐसे 4 नोट हुए तो कितने रुपए हो गए, 40। और 50 रुपए का नोट है, ऐसे 8 नोट और ये मिल गए तो कितने हो गए, 400। 40 और 400 कुल मिलाकर 440 रुपए हो गए। आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई करके तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप रेशियो को रेशियो में ही रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल भी प्रीवियस ईयर है, सेम सवाल। एक बैग में 216 रुपए हैं जिसमें कुछ 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, और ये 2:3:4 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए भाई। अब तो कई सवाल हो गए ऐसे, बताइए भाई कैसे करना है। देखो पहले लिख लीजिए कि इसमें मुद्रा कौन कौन सी यूज की गई है, किस किस टाइप के पैसे यूज हुए हैं। तो 1 रुपए के हुए हैं, 50 पैसे के हुए हैं और 25 पैसे के हुए हैं। ठीक है,
किस किस रेशियो में हुए हैं? 2:3:4। ये सिक्के हैं, ठीक। तो मुद्रा बनाइए जरा, कितनी बनी? यहां होगा 2 एकम 2 रेशियो, और यहां पर होगा 50 या 150 यानी 1.5 रुपए रेशियो, 25 चौक 100, 100 पैसे यानी कि 1 रुपए। यहाँ 50 या 150 कौन है? पैसे। हमें यहाँ सारी मुद्रा किस में लिखनी है? रुपए में, क्योंकि हमें जो पैसे दिए गए हैं वो रुपए में दिए गए, यानी कि यहाँ पर जो मूल्य आएगा वो हमारा रुपए में आना चाहिए। तो 1 रुपए इंटू 2, तो ये 2 बन गया, 2 रुपए। ये 50 या 150 पैसे यानी कि 1.5 रुपए, ये भी रुपए हो गया। 25 चौक 100 पैसे यानी कि 1 रुपए, ये भी हो गया रुपए में। तो टोटल कितना बना मूल्य? 2 और 1 3 और 1.5 4.5, यानी 4.5 रुपए। 4.5 रुपए की वैल्यू हो गई आपकी। 4.5 रुपए कह सकते हैं, या फिर 9/2 बटे में कह लेते हैं, दशमलव नहीं आएगा। 9/2 रुपए, जो कि कितने के बराबर हैं? 216 रुपए के। ये जो मूल्य है 9.5 रुपए, ये 216 के बराबर है। यह आ जाएगा 24 नम्मा 216, 24 दूनी 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 48 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट का मान 48। आपसे पूछा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के हैं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 48, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी? इंटू 4 कर दीजिए। 4 अट्ठे 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 192। 25 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो 192 होगी। क्लियर हो गया भाई? सवाल समझ गए होंगे? ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला सवाल पर। अगला सवाल है, 2489 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यदि ए, बी और सी के हिस्सों में से 12 रुपए, 12 रुपए और 5 रुपए की कमी कर दी जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:3:4 हो जाता है। ठीक है, देखो ए, बी, सी है और उनमें ये पैसे बंटने हैं, लेकिन ये पैसे जिस रेशियो में बंटने हैं वो रेशियो हमें पता नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उसमें से यदि हम 12 रुपए कम कर दें, यहां भी 12 रुपए कम कर दें और यहां से 5 रुपए कम कर दें, तो कम करने के बाद जो रेशियो रह जाता है वो 5:3:4 का रह जाता है। 5, 3 और 4। सवाल समझ में आ गया होगा? दोबारा समझ लीजिए। 2489 रुपए को एबीसी में बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि इनके हिस्सों में से यदि 12 रुपए, 12 रुपए और 5 रुपए को कम कर देते हैं तो जो अनुपात है वो 5:3:4 रह जाता है जब इन पैसों को कम किया जाता है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो पैसे थे टोटल जो बटने थे वो 2489 थे, लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो पता ही नहीं किसी का भी। ठीक है, लेकिन इतने इतने घटा देते हैं तो घटे कितने अब तक? 12 और 12 24 और 5 29, इसमें से 29 माइनस कर दीजिए तो कितने बचेंगे? 0, 6, 2460। तो अब जो 2460 बचे हैं तब अनुपात ये हो जाता है। इसका मतलब इस अनुपात में बटने हैं ये 2460। बांटिए कितना आएगा? 5 और 3 8 और 4 12 है, यानी 12 यूनिट की वैल्यू है हमारी 2460। कितना आएगा? 12 दूनी 24, 0 12 पंजे 60, यानी 1 यूनिट का मान आया 205 रुपए। आपसे पूछा है सी का नया हिस्सा बताइए। सी को मिलेगा कितना? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 205 है तो 4 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, यानी कि 820 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला 820 रुपए आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सवाल? वेरी गुड, चलो आगे देखिए अगला सवाल। 2011 यूपी पुलिस एसआई, ये सवाल भी सेम है।
उसी अभी जो सवाल हुआ है उसी जैसा है, उसमें घटाया गया था, इसमें वृद्धि की जा रही है और ये आया हुआ सवाल है प्रीवियस। ए, बी और सी के बीच 671 रुपए की राशि को इस ढंग से बांटी जाती है कि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 रुपए, 7 रुपए और 9 रुपए की वृद्धि की जाए तो यह अनुपात 1:2:3 हो जाती है। तो ए के हिस्से की राशि कितनी है? कैसे करना है भाई बताओ? तो क्या है, ए, बी, सी, इनके बीच में बांटना है 671 रुपए को, लेकिन हमें यहां रेशियो पता नहीं है। लेकिन एक कंडीशन दी है कि यदि इसकी राशि से 3 रुपए, इसकी राशि से 7 रुपए और इसकी राशि से 9 रुपए यदि हम बढ़ा दें इनमें, तब जो अनुपात है वो 1:2:3 हो जाता है। तो आप यहां देखिए, यहां जो बांटने थे वो पैसे तो 671 थे, लेकिन इतने 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 बढ़ गए तभी तो अनुपात ये हुआ। तो इतने बढ़ने के बाद ये रुपए कितने हो गए? ये देखिए 7 और 3 10, 10 और 9 19। यदि इसमें 19 बढ़ा देते हैं तो ये बन जाते हैं 690। 671 में 19 बढ़ जाएंगे तो 690 हो गया, और 690 हो गया तब अनुपात ये हो जाता है। यानी इसमें इस पैसे को बांटिए, कितना आएगा? 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू 690 है। भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 3, 6 पंजे 30। ठीक है, 115 एक यूनिट का मान आ गया, 115 रुपए। आपसे पूछा है ए के हिस्से की राशि बताओ। ए के हिस्से में कितना आ रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान तो 115 है, लेकिन 115 कब है? 3 रुपए जोड़ने के बाद। 3 रुपए प्लस किए हैं ना इसमें, 3 रुपए 7 रुपए 9 रुपए प्लस करने के बाद, यानी इस रेशियो का मान है ये। इसी रेशियो में जो 1 यूनिट आ रही है इसके बट में, उसका मान 115 रुपए है। और ये पहले का पूछ रहा है तो इसका मतलब 3 रुपए पहले इसमें से माइनस कर देंगे तो 112 रुपए ए का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सवाल? बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल चल रहे हैं। हम जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो करा रहे हैं, और इससे जो मिलते जुलते आ सकते हैं, जो इस पैटर्न में बन सकते हैं, हम वो भी करा रहे हैं। जो इससे पहला वाला सवाल था वो इससे और अलग लेवल का सवाल था। चलिए अगला सवाल देखें। ये देखिए, ए बी सी तीन भाइयों का बैंक बैलेंस 10:12:5 के अनुपात में है। बी सी के खाते में 60,000 रुपए स्थानांतरित करता है। बैंक बैलेंस का नया अनुपात 10:9:8 हो जाता है। तो ए का बैंक बैलेंस कितना है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ए बी सी तीन भाई हैं, ए, बी और सी, ये तीन भाई हैं, और जो इनका बैंक बैलेंस है वो 10:12:5 के अनुपात में है। फिर क्या होता है, बी कुछ पैसे सी के ट्रांसफर कर देता है, सी के खाते में 60,000 रुपए। जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो अब जो बैलेंस बचता है तीनों के अकाउंट में, वो बन जाता है 10:9:8 हो जाता है। ठीक है, तो ए का बैलेंस बताना है। अब आप यहां पे सोचिए कि बी ने सी को पैसा ट्रांसफर किया, तो ए ने तो पैसा ट्रांसफर नहीं किया, ए तो वैसा ही है जितने पैसे पहले थे। तो यहां रेशियो में देखते हैं हम, तो ए के पास पहले भी 10 यूनिट थे, अभी भी 10 यूनिट है। इसका मतलब इनके में क्या चेंज आया कि पहले बी में 12 यूनिट पैसे थे, अब इसके पास 9 यूनिट पैसे हैं। इसका मतलब 3 यूनिट पैसे इसने दे दिए, और इसके पास 5 यूनिट पैसे थे पहले, और अब इसके पास 8 यूनिट पैसे आ गए। इसके मतलब इसके पास 3 यूनिट पैसे बढ़ गए। तो ये 3 यूनिट वही है जो बी ने सी को ट्रांसफर करे हैं। बी ने अपने 3 यूनिट पैसे सी को बढ़ा दिए, जबकि सवाल में कह रहे हैं कि बी ने सी को 60,000 रुपए दिए हैं। इसका मतलब ये 3 यूनिट ही कितने के बराबर है? 60,000 रुपए के बराबर है। क्लियर? तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3 दूनी 6, यानी 20,000 रुपए। आपसे पूछा ए का बैलेंस बताओ। ए का बैलेंस तो 10 यूनिट है, तो 20,000 रुपए में 1 जगह और बढ़ा दीजिए, तो 2 लाख रुपए बी की इनकम है। देख लीजिए कितना अच्छा सवाल है, और सरल सवाल भी है, यदि आपको समझ में आ जाए पैटर्न के किस तरीके से हमको सवाल को करना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल।
एक नगर पालिका चुनाव में 3 उम्मीदवार, अब ये इलेक्शन वाला सवाल आ गए। एक नगर पालिका चुनाव में 3 उम्मीदवार हूं, संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा और उन्हें मिले वैध वोट 11:4:9 के अनुपात में थे। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम मतलब करीबी, को 8,350 मतों से हराया तो उस चुनाव में कितने वैध वोट पड़े थे? देखो भाई, 3 उम्मीदवार खड़े हैं यहां। कौन कौन खड़े हैं? एक संतोष है, एक रवि है, एक विपिन है। इन्होंने चुनाव लड़ा और इनको वोट मिले 11:4:9 के अनुपात में। क्लियर? अब आप इसमें बता रहे हैं कि यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को इतने वोटों से हराया। अब इसका निकटतम प्रतिद्वंदी देखो, 11 यूनिट इसको मिले हैं, इसको 9 मिले, इसको 4 मिले। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये फर्स्ट नंबर पर रहा है जो जीता है, ये सेकंड नंबर पर रहा है और ये थर्ड नंबर पर रहा है। यानी कि निकटतम प्रतिद्वंदी कौन हुआ इसका? ये हुआ विपिन। तो संतोष ने विपिन को हराया है। कितने वोटों, कितने यूनिट से हराया है? 2 यूनिट से। जबकि यहां पर कह रहे हैं कि इसने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8,350 वोटों से हराया है, तो 8,350 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा आपका 2 चौक 8। अच्छा निकालो मत, आप ये देखिए कि हमें मान किसका निकालना है। तो उस चुनाव में कितने वोट, वैध वोट पड़े थे? कितने वोट पड़े थे? टोटल इतने यूनिट पड़े थे। कितने हो गए? 11 और 4 15, 15 और 9 24 यूनिट। 24 यूनिट वोट पड़े थे। तो 2 यूनिट तो का मान तो ये है ही, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 यूनिट हो जाएगा। इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा। 0, 12 पंजे 60, 0, 6, 12 तिया 36 और 6 42, 200 मिला लीजिए, किसी में आ रहा है 200, इसी में है और किसी में तो 200 है ही नहीं। यानी कि यही आएगा आपका आंसर, 1,02,000 वोट इसमें टोटल पड़े थे। क्लियर? समझ गए होंगे सवाल को? चलिए अगला सवाल। सवाल है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात 14:19 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये है तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच का अंतर कितना है? कैसे करना है भाई? अब तो मैंने कई सारे सवाल करा दिए इसके। देखिए कैसे करें। ए और बी की मासिक आय, ए और बी मासिक आय है 4:5 और उनका मासिक बचत है 14:19। आप ये देखिए, 4 ये कमाते हैं, 14 की बचत करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा? रेशियो को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इनके गैप को बराबर करना है हमें। इसमें गैप कितना है? 5 का। इसमें गैप कितना है? 1 यूनिट का। तो आप क्या करो, इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो 1 का मल्टीप्लाई करने की तो इसमें कोई जरूरत है नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है हमें 5 से। तब इनकम क्या बन जाएगी? 5 चौक 20 रेशियो, इसकी बन जाएगी 5 पंचे 25। ठीक है, और जो बचत होगी सेविंग वो हो जाएगी 14:19। अब ये रेशियो बैलेंस हो गया कि 20 कमाता है, 14 की बचत करता है, तो खर्च कितना करता है? 6 यूनिट। ऐसे यहां 25 कमाता है और 19 बचाता है, तो खर्च कितना किया है इसने? 6 यूनिट। जबकि यहां पर लिखा है कि प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपए है, यानी प्रत्येक 1200 रुपए खर्च करते हैं। तो यहां खर्च करते हैं 6 यूनिट, यानी इसी 6 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए है। क्लियर? तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 200। तो आपसे पूछा क्या है? ए और बी की मासिक आय के बीच का अंतर। मासिक आय में कितने का अंतर है इनमें? 20 और 25 में 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का मान निकालना है हमें।
1 यूनिट का मान यदि 200 रुपये है तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। इसलिए ए और बी की मासिक इनकम में कितने रुपए का डिफरेंस हो जाएगा? 1000 रुपये का। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो, 360 छात्रों की कक्षा 12 में विज्ञान और मानविकी विषयों में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 है। जब कुछ नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो विज्ञान के छात्रों की संख्या में 18 की वृद्धि होती है और विज्ञान के छात्रों का मानविकी के छात्रों से जो अनुपात है वो 3:5 में बदल जाता है। मानविकी के नए प्रवेश छात्रों की संख्या कितनी है? बताइए भाई, कैसे करना है? देखो, यहां पर साइंस और ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट दिए गए हैं। अच्छा, शुरुआत में ये 360 थे जो कि 2:3 के अनुपात में थे, तो इसको बांट लेते हैं 2:3 में 360 को। टोटल कितना हुआ? 2:3 का मतलब है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू है 360। तो एक का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 5 7 35 यानी 72। ठीक है, एक का मान 72 है तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा? 72 दूनी 144, यानी साइंस वाले स्टूडेंट 144 है। और ह्यूमैनिटी के 3 यूनिट है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालो। 72 तिया 2 तिया 6, 2 सत्ते, ये 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216। ठीक है, अब क्या कहा है? जब कुछ नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, दोनों इसमें प्रवेश दोनों में दिया है, साइंस में भी यानी विज्ञान में भी और मानविकी में भी, लेकिन यह संख्या सिर्फ विज्ञान की बताइए कि विज्ञान में 18 छात्र आए हैं और ऐसा करने के बाद अनुपात 3:5 हो गया। तो आपका बताना है कि जो दूसरे वाला विषय रह गया है मानविकी, उसमें कितने बच्चे आए हैं? तो साइंस में कितने आए हैं? 18। तो यदि साइंस में 18 आ गए हैं तो यहाँ पर कितने बच्चे हो गए इनके जुड़ने के बाद? साइंस में यहाँ हो गए आपके 8 4 12 6 162। यहाँ हो गए 162 और यहाँ का हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ आए और इसमें भी कुछ आए। इनके आने के बाद जो अनुपात है वो 3:5 हो गया, यानी कि ये रेशियो 3:5 का अनुपात हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 की वैल्यू 162 हुई है, कितने गुना हुई है ये पता लगाओ। 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12 यानी 54 गुना। तो इसको भी आप 54 गुना कर दीजिए, इनकी भी संख्या पता लग जाएगी कितने हुए। 5 चौक 20, 5 25, 250 और 20 यानी 270। 5 25 250 और 5 चौक 20 यानी 270 हुए। थे ये 216, हो गए 270, कितने बढ़ गए? ये बढ़ गए 54। ठीक है ना? तो ह्यूमैनिटी में कितने बच्चे ऐड हुए हैं? 54। यही पूछे मानविकी के नए प्रवेश छात्रों की संख्या बताइए, तो नए प्रवेश छात्र कितने हैं? 54। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई सवाल? बढ़े आगे की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल में से है। 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत ये 2,30,400 रुपए है। यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है जिनके वजन का अनुपात 5:7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि रुपए में ज्ञात करिए। देखो भाई, 48 ग्राम वजन की कोई चीज है, कोई रत्न है, और वो 5:7 के अनुपात में टूटता है। तो तोड़ लेते हैं पहले 5-7 के अनुपात में। 5 और 7 का मतलब हो गया 12 यूनिट, और 12 यूनिट की वैल्यू 48 ग्राम है। 12 चौक 48, 1 यूनिट का मान 4 ग्राम, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5 सत्ते, ये 5 चौक, ये आ जाएगा 5 चौक 20 ग्राम, और दूसरा 5 सत्ते 35 ग्राम। 5 चौक 20 और 7 चौक 28 ग्राम, ये आ गए दोनों के वजन, अलग अलग टूट गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक शर्त दी है कि इसकी जो कीमत है वो वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका जो भी वजन होगा उसका वर्ग कर दो, उसके समान कीमत है। तो जब टूटा नहीं था
तब तो ये 48 ग्राम का वजन था इसमें, जब ये टूटा नहीं था तो 48 ग्राम का वजन था। तो इसकी कीमत कितनी रही होगी तब? 48 का स्क्वायर, क्योंकि वजन का वर्ग के समानुपाती होती है इसकी कीमत, तो वजन का वर्ग कर दिया यानी ये। तो 48 का स्क्वायर होता है 2304। इतना वजन था पहले, जबकि ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत इतनी थी, तो ये 2304 यूनिट की वैल्यू ही है ये हमारी 2,30,400 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? इससे काट लीजिए, एक यूनिट का मान आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब जब ये टूट गया तो अब इसकी कीमत क्या बनी? ये देखो, इतने ग्राम का था तो कीमत इसके वर्ग के बराबर बनेगी, 20 का वर्ग 400। कीमत जो बनेगी वो इसके वजन का स्क्वायर होगी। तो वजन था 20 ग्राम, कीमत हो गई 20 20 400, 20 का वर्ग। अगर वजन था 28 ग्राम तो टूटने के बाद इसकी कितनी बनेगी? ये बनेगा आपका 784। ठीक है, चलिए ये बन गया। तो टोटल कितना हुआ? अब ये बना 1184, 1184 यूनिट बना, जबकि पहले जब नहीं टूटा था तब बना था ये 2304 इसकी कीमत। जब ये नहीं टूटा था तब बनी थी इसकी कीमत 2304, और जब ये टूट गया तो इसकी कीमत बन गई 1184। तो कितने का लॉस हुआ? कितनी कम बन गई? घटाइए, कितना आएगा? ये 4 में से 4 0, 10 में से 8 2, और यहाँ बचा 22 में से 11 यानी 11, यानी 1120 यूनिट का लॉस हो गया, इतने का नुकसान हो गया। तो अब आप यहाँ देखिए, एक यूनिट का मतलब 100 रुपये है, तो 1120 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 1120, 2 जीरो और मिलानी है बस, ये आ जाएगा। तो 1,12,000 रुपये का इसमें लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक। इसमें मैंने आपको हर छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के सारे सवाल इसमें लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, सवाल इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तैयारी करिए अच्छे से, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।